काइनेमेटिक्स के हर ग्राफ में एक स्टोरी छिपी होती है, एक पार्टिकल के सफर की कहानी। लेकिन एंड तक आते आते 90% स्टूडेंट इसे गलत पढ़ लेते हैं। पर क्यों? क्योंकि प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना होने की वजह से स्टूडेंट्स इसकी लैंग्वेज को मिक्स कर देते हैं। वो रट लेते हैं कि स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है और एरिया अंडर कर्व से डिस्प्लेसमेंट। बट वो ये भूल जाते हैं कि आखिर बात किस ग्राफ की हो रही है। इस वीडियो में हम ग्राफ की इसी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे, बिल्कुल अपने स्टाइल में, हर चीज के पीछे का क्यों जानते हुए, ताकि तुम्हें आगे ग्राफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए तुम इजीली सॉल्व कर पाओ। और ये टॉपिक मास्टर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पिछले 6 साल के जेई मेन के पेपर्स मैंने एनालाइज किए हैं और इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है तुम्हारे जेई मेन एग्जाम के अंदर, और ये देख करके तुम भी शॉक हो जाओगे। इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि काइनेमेटिक्स का वेटेज कितना है और उसमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि ग्राफ का वेटेज कितना है। और एक बात तुम्हें और बताता हूँ कि इस साल ग्राफ का वेटेज थोड़ा बढ़ा है और ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक रोड मैप देख लेते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम ग्राफ की सीक्रेट लैंग्वेज यानी कि ग्राफ को डिकोड कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ की, जो कि तुम्हारे काइनेमेटिक्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अगर हमें कोई एक काइनेमेटिक ग्राफ दिया हुआ है तो उससे हम बाकी दो ग्राफ यानी कि अगर वीटी ग्राफ दिया है तो एक्सटी और एटी कैसे बना सकते हैं, या एक्सटी ग्राफ दिया है तो उससे वीटी और एटी कैसे बना सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम जेई मेन के पिछले 6 साल के सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं, 2020 से लेकर के 2026 के। तो यार शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी ग्राफ को हम रीड कैसे करें, फिजिक्स में ही नहीं कहीं भी। तो कोई भी अगर तुम्हारे पास एक्स वाई में ग्राफ गिवन है तो उसमें हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है और उसको हम रीड कैसे करते हैं, तो उसी को भी हम समझने वाले हैं। ये तुम्हारे फिजिक्स के अलावा मैथ्स में भी काम आएगा। तो वैसे हो सकता है तुमने ये देखा भी हो ऑलरेडी, बट हम एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ये ग्राफ गिवन है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स वाई में हमारे पास एक ये ग्राफ गिवन है। तो हमें ग्राफ में हमेशा दो चीजें देखनी होती है। पहली होती है स्लोप, स्लोप, और दूसरा होता है एरिया अंडर कर्व। ठीक है। तो अब इन दोनों को समझेंगे। सपोज मैंने ग्राफ में कोई एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट पर मैंने इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है। इसको आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं। इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब ये टेंजेंट विद द एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है। तो स्लोप कुछ नहीं होता, होता है tan थीटा। इसी थीटा का tan ले लेंगे, tan थीटा हो जाता है तुम्हारा स्लोप। ठीक है। और ये तुमने बेसिक मैथ्स में भी ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, tan थीटा होता है स्लोप। और ग्राफ के अंदर इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से dy बाई डी एक्स से, है ना। यानी कि हम अगर y एज फंक्शन ऑफ x हमारे पास गिवन है, ये इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो पॉइंट है लेट से x1 y1, है ना, ये पॉइंट फिर हम इस dy बाई डी एक्स वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमें इस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। यानी कि ढलान कितनी है, या फिर tan थीटा भी हम बोल सकते हैं। तो ये पहली चीज हो गई स्लोप। तो ग्राफ का सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है स्लोप। दूसरा है एरिया अंडर कर्व। लेट से मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है। और ऐसी ढेर सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेंगे, और उनके एरियाज को हम यहाँ तक हम पूरी स्ट्रिप लेंगे जहाँ तक हमें चाहिए, और इनके एरियाज को अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा। तो ऐसी छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना होता है भाई, क्योंकि इस स्ट्रिप की थिकनेस है बहुत कम, डीएक्स टाइप की। और लेट से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, वाई। इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो होगा वाई डी एक्स। और इसी तरीके से अगर मुझे पूरे कर्व का एरिया चाहिए किसी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के बीच, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, है ना। मतलब ऐसे छोटे छोटे वाई डी एक्स को ऐड कर दिया, ये हम बेसिक मैथ में ऑलरेडी बात कर लेते हैं, तो बेसिकली वही इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स मैं कर दूंगा तो मुझे एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा। और लिमिट में लगा सकता हूँ मुझे कहाँ से कहाँ चाहिए। लेट से मैं इस पॉइंट को P1 और इस पॉइंट को P2 बोलता हूँ, तो मैं इसे P1 से P2 करके बोल सकता हूँ। तो अपने को दो चीजें समझ में आई कि एरिया अंडर कर्व आता है इंटीग्रेशन से वाई डी एक्स, और अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कर दूं तो मुझे मिल जाता है स्लोप एट दैट पॉइंट। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं पर तुम्हारा पूरा काइनेमेटिक्स का ग्राफिकल एनालिसिस बेस्ड है। तो चलो, आई होप ये तुम्हें ऑलरेडी पहले से पता था। नहीं पता था तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हारा अगला सवाल है कि काइनेमेटिक्स में हमें कौन कौन से ग्राफ देखने को मिलते हैं। तो चलो समझते हैं इनको भी। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में अपने पास वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं भाई, जो हमने मोशन पैरामीटर्स अभी तक देखे। एक तो होता है टाइम। ठीक है। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, या वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है। या फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, यही सारे मोशन पैरामीटर्स हमने देखे हैं। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें बेसिकली जो यहाँ से ग्राफ देखने को मिलते हैं, वो बेसिकली तीन ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है जो तुम्हारे जेई मेन में बार बार पूछे जाते हैं। एडवांस्ड में एक तरह का ग्राफ और आ सकता है, वो भी मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और
हालांकि उसका मेन से उतना रिलेशन नहीं होगी, मेन में उसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ही आएगा, बट फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ताकि ग्राफ एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो पहली चीज, इसमें से हम जो दो तीन ग्राफ इसमें पढ़ते हैं, तीन ग्राफ बेसिकली मेनली होते हैं। तो वो तीन है तुम्हारे, पहला है एक्सटी ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा है तुम्हारा वीटी ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा है तुम्हारा एटी ग्राफ यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसी से डिराइव करके हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और इसी से डिराइव वेलोसिटी टाइम से हम डिराइव करके निकाल सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी ये तीन मेजरली तुम्हारे ग्राफ होते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, काइनेमेटिक्स के ग्राफ में हम इन टूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं? तो ये जो स्लोप और अभी एरिया अंडर कर्व की हमने बात की, काइनेमेटिक्स के ग्राफ में इनका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है और बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमने बात की हमारे पास तीन मेन ग्राफ हैं, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, और अब इसका स्लोप और इसका एरिया क्या क्या बताता है इन सब का, ये हम देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले आते हैं एक्सटी ग्राफ पर। एक्सटी ग्राफ का स्लोप मतलब क्या हुआ, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज, बेसिकली स्लोप ही रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तुम्हारा स्लोप होगा एक्सटी ग्राफ का। तो डी एक्स बाई डी टी क्या दिखाएगा भाई, अपने आप अपने को ये तो डेफिनेशन पता ही है, डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी, तो ये भी दिखाएगा वेलोसिटी, है ना। तो एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट विल गिव यू वेलोसिटी। तो यहाँ से ये कन्फ्यूजन तुम्हारा क्लियर होगा कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, हर ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी नहीं होता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे। चलो एक्सटी ग्राफ के एरिया की बात करते हैं अब। एरिया का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, सॉरी गलत कर दिया, एक्स डी टी, है ना ये। तो एक्स को टाइम के साथ इंटीग्रेट करके हमें कुछ नहीं मिलना, तो इसका हमें काम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट हो गया, हटा दो भाई। चलो अब आते हैं वीटी ग्राफ पर, ठीक है। वीटी ग्राफ का स्लोप सबसे पहले हम देखेंगे, तो स्लोप होगा डीवी बाई डी टी, ठीक है भाई। तो डीवी बाई डी टी क्या देता है, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर पहले भी देखा हुआ है। तो ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो डीवी बाई डी टी अपने को देता है एक्सेलरेशन, यानी कि वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया का मतलब क्या हुआ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या देगा, देखो v होता है dx बाई, सॉरी हाँ, v होता है dx बाई डी टी। तो अगर v को dt के साथ इंटीग्रेट करेंगे, एक मिनट मैं ऊपर लिख देता हूँ कहीं पर, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो हमारा v होता है वो होता है dx बाई डी टी, है ना। तो dt को मैं उधर ले जाऊँ, dx इज इक्वल टू वी डी टी, है ना, और इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, तो इधर मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी मुझे क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, यहाँ से तुम समझ सकते हो इस बात को। तो बस यही है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी हमें क्या दे देगा, एक्स दे देगा, सॉरी डेल्टा एक्स बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स होता है, एक्स तो एब्सोल्यूट पोजीशन हो गई। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ चेंज इन पोजीशन, ये बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। कई लोग ये गलती बहुत करते हैं कि वीडीटी इंटीग्रेट किया मतलब वीटी ग्राफ का एरिया निकाला और दैट इज सीधे सीधे उसको पोजीशन ही लिख दिया, नहीं। अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में वीटी ग्राफ का एरिया निकाल रहा हूँ तो वो चेंज इन पोजीशन है, यानी कि अगर इनिशियल पोजीशन +10 थी और ये एरिया 10 आया, तो हमारे अब जो फाइनल पोजीशन होगी वो होगी 10 + 10 यानी कि 20, ठीक है। इनिशियल पोजीशन अगर 0 होती, तब जो है जो हमारा चेंज आता, चेंज तो 10 का ही आया, तो फाइनल पोजीशन 10 हो जाती, ठीक है। और अगर हमारी इनिशियल पोजीशन -10 होती, तो चेंज भी 10 का आया, तो -10 + 10 फाइनल पोजीशन 0 हो जाती, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन अगर पूछी हो, कई बार ये करता है, फाइनल पोजीशन पूछेगा और तुम्हें वीटी ग्राफ देगा, और उसमें कहीं साइड में लिखा होगा कि इनिशियल पोजीशन थी x इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है ऐसा। तो होता क्या है, तुमने इंटीग्रेशन वीडीटी निकाला, लेट से वो 25 आ गया, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, वीडीटी का जो इंटीग्रेशन आया उसी को डिस्प्लेसमेंट बोल करके और सीधा, सॉरी उसको उसी को फाइनल आंसर मान करके जो है 25 ऑप्शन में लगा देते हैं। बट बेसिकली तुम ध्यान से देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी अपने को क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन पोजीशन, वो एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं दे रहा है। तो अगर इनिशियल पोजीशन +15 थी और चेंज इन पोजीशन 25 आई है, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी, 15 + 25 यानी कि 40, तो आंसर होगा 40 ना कि 25। ये बात ध्यान रखना, आगे मैं तुम्हें क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से कभी कभी फंसाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा डी ए बाई डी टी, है ना। ये बेसिकली क्वांटिटी होती है जर्क करके, बट ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो ये भी तुम्हारे लिए कोई यूज का नहीं है, ठीक है।
अब आते हैं इसके एरिया अंडर कर्व का, एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि वी डी टी को इंटीग्रेट करके हमें डेल्टा एक्स मिलता है, सिमिलरली ए डी टी से हमें मिल जाएगा डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्या है ये? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है, अगेन ध्यान रखना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है। अगर इनिशियल 10 है और चेंज इन वेलोसिटी 20 आया है तो फाइनल वेलोसिटी होगा तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इनिशियल अगर 0 होती और चेंज 20 का आया है तो फाइनल होता तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो एरिया है ना वो बेसिकली चेंज बताता है। जैसे वीटी ग्राफ का एरिया तुम्हें चेंज इन पोजिशन या फिर डिस्प्लेसमेंट बताएगा, एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं बताएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ की ये क्या क्या चीजें सिग्निफाई करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार अब हम बात करते हैं कि क्या हम ग्राफ के शेप से कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ग्राफ किस तरह का बना है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर तरह के शेप हो सकते हैं ना। तो उसके शेप को देख करके क्या हम उसके पैरामीटर्स पर कुछ कमेंट कर सकते हैं? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमने बात करी स्लोप की। ठीक है, स्लोप, स्लोप हो सकता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव और या फिर जीरो। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज है। चलो भाई, पॉजिटिव में भी दो ऑप्शंस हैं कि पॉजिटिव में वेरिएबल हो सकता है ना, या हो सकता है कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जब हमने ग्राफ स्टार्ट हुआ पहले स्लोप था +2, फिर +3 +4 +5 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, या हो सकता है +6 था फिर +5 +4 +3 ऐसे करके घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल पॉजिटिव स्लोप, बट है हमेशा पॉजिटिव, तो ये होगा वेरिएबल पॉजिटिव। फिर दूसरी चीज कांस्टेंट, मतलब पूरे टाइम +2 था तो +2 ही है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई, एक केस। ऐसे ही नेगेटिव में हो सकता है कि वेरिएबल हो जाए, यानी कि -3 -4 -5 -6 ऐसे चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ में। ठीक है, और या फिर वो सेम ही है ना, नेगेटिव को एक वैल्यू, जैसे -6 पर फिक्स्ड है तो कांस्टेंट हो गया, और जीरो जीरो है भाई, जीरो तो कांस्टेंट है ही। तो ये पॉसिबिलिटी स्लोप के साथ हो सकती है। चलो एक एक करके समझते हैं इनको। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो अपने को कैसे ग्राफ देखने को मिल सकते हैं। अगर एम जो है हमारा वो पॉजिटिव है, ठीक है, एम ध्यान रखना स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा स्लोप जो है वो अगर एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्राफ की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है ना, इस तरीके का, ये कोई भी जनरल एक्स वाई ग्राफ के लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी ग्राफ है उसका, ये जनरल हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो उसका स्लोप अगर पॉजिटिव है, ये तुम्हें दिख रहा होगा कि बेसिकली क्या है कि ये एक्यूट एंगल है ना। और tan थीटा अगर तुम्हें पता हो तो ऑल साइन tan कॉस का जो अपन रूल पढ़ते हैं, तो अगर हम 0 से 180 की बात करते हैं तो 0 से 90 में तुम्हारा tan जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारा ये स्लोप जो है वो इस तरीके का होगा, एक्यूट वैल्यू दे रहा होगा, एक्यूट एंगल दे रहा होगा, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये है थीटा, इसमें थीटा तुम्हारा 90 के अंदर ही है। अगर यही ग्राफ ऐसा बना होता ना इस तरीके का, तो इसमें जो थीटा होता तुम्हारा, ये एंगल विद एक्स एक्सिस ये होता, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये आ जाता 0 से तो बड़ा, 0 से 180 के बीच में। तो ये जो, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये आ जाता तुम्हारा ऑप्टिक्स एंगल, यानी कि 90 से 180 के बीच में, है ना, इस तरीके का कुछ। तो अगर 90 से 180 के बीच में तुम्हारा इस तरीके का ऑप्टिक्स एंगल आ जाता तो tan तुम्हारा नेगेटिव हो जाता, यानी कि स्लोप नेगेटिव हो जाता। तो नेगेटिव स्लोप की अभी हम बात करेंगे, पॉजिटिव स्लोप ये हो गया। ठीक है, इस तरीके का। नेगेटिव स्लोप की मैं अगर बात करूं तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, कुछ एक ग्राफ बना देता हूँ इस तरीके का, ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ हो गया। ठीक है, और अगर मैं जीरो स्लोप की बात करूं तो वो सिंपली ये होगा। ठीक है, या मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, जीरो जरूरी नहीं है, यहाँ से पास करता हुआ बना देता हूँ, ये जीरो, ये है m इक्वल टू पॉजिटिव, है ना, एक मिनट ऊपर लिखा तो है ना, पॉजिटिव, ये है स्लोप नेगेटिव, है ना, और ये है स्लोप जीरो। ठीक है, ये हो गया जीरो स्लोप। चलो, अब एक बात ये बताओ कि ये जो हमने ग्राफ बनाया क्या ये ओनली पॉसिबिलिटीज है? हमने बोला पॉजिटिव में भी दो तीन चीजें हो सकती है। पॉजिटिव में हो सकता है कि ये वेरिएबल हो, और या फिर ये कांस्टेंट हो। अगर वेरिएबल है तो यहाँ पर भी वेरिएबल में दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो वो इंक्रीजिंग हो, है ना, या डिक्रीजिंग हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग, फिर कहीं नेगेटिव हो गया, वो आगे की बात है। ठीक है, बट अगर कोई स्लोप पॉजिटिव है फिर वो वेरिएबल भी है तो वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग होता, अच्छा ये वाला जो स्लोप बना है, एक मिनट सॉरी, ये जो भी हमने फिगर बनाया है ये किसका है? देखो पॉजिटिव तो है, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है? ये अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो चीजों को।
तो बताओ ये स्लोप इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है? तो देख सकते हो कि ये जो स्लोप है ये बेसिकली कांस्टेंट है। मतलब tan थीटा अगर मैं निकालूं इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट का, मैं अगर स्लोप लिखूंगा, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मैं tan थीटा इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, किसी भी पॉइंट का स्लोप लिखूंगा तो वो सेम ही आएगा, और वो होगा tan थीटा, है ना? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स का स्लोप सेम है, सेम ढलान पर है, दिख भी रहा है ग्राफ से, ठीक है। अब एक और ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ये वाला ग्राफ देखो। अब बताओ ये जो बनाया है इसका स्लोप हर पॉइंट पर क्या पॉजिटिव है, पहले तो ये देखो। तो तुम यहाँ से टेंजेंट बना बना के देख सकते हो कि ये देखो पॉजिटिव, 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 तो हर पॉइंट पर पॉजिटिव तो है, तो मतलब ये कंडीशन अपनी मीट कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये तो मैं समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। तो देखो पहले का स्लोप ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का और बढ़ गया, ढलान देखो बढ़ती चली जा रही है, मतलब और स्टीप होता जा रहा है आगे जाते जाते। तो इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और साथ में क्या है, इंक्रीजिंग है। मतलब यहाँ पे अगर +1 वैल्यू थी तो +2, +3, +4, ऐसे करके आगे आगे जैसे जाते जाएंगे हम ग्राफ में, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो हमने इस तरीके का ग्राफ बनाया ना, ये जो येलो से मैंने अभी ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये है स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग का, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी पॉजिटिव में हो सकती है, वो है ये, ध्यान से देखना, ऐसा। अब देखो ध्यान से कि इसमें भी हर पॉइंट पर तुम्हें एक चीज दिखेगी कि स्लोप पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव, 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 क्योंकि एक्यूट एंगल ही दिख रहा है। और एक चीज तुम्हें दिखेगी कि यहाँ पर अगर जितनी भी ढलान थी, आगे थोड़ा गए थोड़ी कम हो गई, थोड़ा और आगे गए और कम हो गई, थोड़ा और आगे गए और कम हो गई, तो ढलान कम होती जा रही है, यानी कि स्लोप जो है वो घटता चला जा रहा है पॉजिटिव ही बट घटता चला जा रहा है। तो ये किस तरह का ग्राफ होगा, ये होगा पॉजिटिव, लिख सकते हैं हम, और डिक्रीजिंग टाइप का, ठीक है। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ ये हो गया। तो ये तीन तरह के शेप्स अपने को समझ में आया कि अगर स्ट्रेट ऐसा बना है एक्यूट एंगल पर, तो वो है स्लो पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट, है ना। फिर अगर ये है तो ये तुम देख सकते हो ग्राफ से, तुम्हें अपने आप टेंजेंट बना बना के देख लो, समझ में आ जाएगी ना यार। तो ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग, और ये वाला हो गया तुम्हारा पॉजिटिव डिक्रीजिंग। और वैसे भी दिख रहा होगा कि इसमें थीटा जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है, जिसका मतलब है tan थीटा भी इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि स्लोप भी इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और इस वाले में जो थीटा है, थीटा डिक्रीज करता जा रहा है, तो tan थीटा भी डिक्रीज करता जाएगा, विच इम्प्लाइज स्लोप भी डिक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, इसको तुम अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, स्लोप नेगेटिव वाले पे आते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव, ये वाला तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, अगर ये वाला समझ में आ गया कि ये नेगेटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है, क्योंकि ये थीटा फिक्स है ना, ये जो भी है ये फिक्स है, हर पॉइंट के लिए सेम है। कहीं पर भी मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो यही लाइन होगी, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें साथ साथ दिख रहा होगा कि नेगेटिव जो है स्लोप, ये नेगेटिव है बट साथ में कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि tan थीटा की फिक्स वैल्यू आएगी, एक बार मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है, आई थिंक अब तुम्हें समझ में भी आ गई होगी कि कौन सी पॉसिबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, एक पॉसिबिलिटी है तुम्हारी, ठीक है, ये वाली, अरे क्या हो रहा है ना, इस तरीके का ग्राफ बन जाए। तो इसमें बताओ कि यहाँ पर स्लोप हर पॉइंट पर पहली बार नेगेटिव होगा, ये तुम्हें समझ में आ गया इस येलो वाले ग्राफ में, ठीक है। हर पॉइंट पर नेगेटिव होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखो ध्यान से कि यहाँ जो ढलान है इससे थोड़ी कम हो गई, इससे थोड़ी और कम हो गई, इससे थोड़ी और कम हो गई, ठीक है। तो ढलान कम हो रही है, तो तुम्हें क्या लगना चाहिए कि ये जो ग्राफ बना है ये है नेगेटिव डिक्रीजिंग का, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है, ये नेगेटिव इंक्रीजिंग है। कोई समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम एक चीज ध्यान से देखो, ढलान तो देखो इसकी सबसे ज्यादा थी, ध्यान से देखना, इसकी ढलान सबसे ज्यादा थी, फिर इसकी थोड़ी और कम हो जाएगी, फिर इसकी और कम हो जाएगी, फिर इसकी और कम हो जाएगी, इसकी और कम हो जाएगी, ऐसे कम होती जा रही है। बट फिर हमने इसको नेगेटिव इंक्रीजिंग क्यों बोला, है ना? क्योंकि अगर ये स्लोप -3 है, तो ये स्लोप -2 है, ये स्लोप -1 है, ये स्लोप 0 है, तो माइनस में जो है घट रही है ये वैल्यू, है ना। 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ठीक है, घट रही है, बट माइनस में घट रही है। माइनस में घटने का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज कर रही है। तो -3 से -2 स्लोप हुआ, तो देखने में तो ढलान कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि -3 से -2 हुआ है, बट एक्चुअल में न्यूमेरिकली स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। आई थिंक ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो ये एक हो गया तुम्हारा नेगेटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ, ठीक है। सिमिलरली एक पॉसिबिलिटी नेगेटिव में भी और है, ये है तुम्हारा नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ, तुम देख भी सकते हो, सॉरी, हाँ ठीक है, नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ, क्योंकि ये देखो, ये
ढलान अब बढ़ रही है, नीचे जाने पे ढलान बढ़ रही है और यहाँ तक ऑलमोस्ट 90 पहुंच रहा है, ठीक है। तो ढलान बढ़ रही है, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा ये कर दूंगा, वरना ये पॉजिटिव स्लोप दिखाने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके का। तो ढलान तुम्हारी हर पॉइंट पे बढ़ रही है, ये देखो, ये इतनी सी, ये थोड़ी और बढ़ गई, ये थोड़ी और बढ़ गई, ये और बढ़ गई, ऐसे करते करते बढ़ रही है। बट वही बात है कि यहाँ पर अगर -1 थी, तो यहाँ, सॉरी एक सेकंड, ऐसे बना देता हूँ। यहाँ पर अगर -1 थी, तो ये -2 है, ये -3 है। तो ढलान बेसिकली बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 3, न्यूमेरिकली बढ़ रही है। तो मैं स्लोप भी ऐसा दिख रहा होगा कि देखो चढ़ान बढ़ती जा रही है, बट नेगेटिव में बढ़ रही है, यानी कि डिक्रीज कर रही है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर रखना इस पॉइंट को, ठीक है। तुम्हें जैसे समझना है तुम वैसे समझ सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ। और ये जो तीसरा बना है, क्या जीरो में कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है? नहीं ना, जीरो मतलब जीरो भाई। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है। तो ये तरह तरह के शेप्स तुम्हें ग्राफ में देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं का शेप्स का मिक्सचर करके तुम्हें कोई ग्राफ देखने को मिलेगा। हो सकता है तुम्हें ऐसा 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 दिख जाए, ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है, सारे कांस्टेंट स्लोप्स हैं। तुम्हें ऐसा, फिर एक सेकंड, ऐसा 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 मिल जाए, है ना। तो यार क्या बना रहा हूँ मैं। हाँ, ऐसा 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 मिल जाए, हो सकता है तुम्हें ऐसा 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 कुछ मिल जाए। तो जो भी होगा शेप, इन्हीं सब में से कुछ होगा, या तो इन तीनों में से, या तो इन तीनों में से, या तो ये 7 तरह के शेप्स ही होंगे, ठीक है। और अब तुम्हें एक एक का मतलब समझ में आ गया कि ये है दो पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ये है पॉजिटिव कांस्टेंट, ये है पॉजिटिव डिक्रीजिंग, ये है नेगेटिव इंक्रीजिंग, ये है नेगेटिव डिक्रीजिंग, और ये है नेगेटिव कांस्टेंट। और ये क्यों है, ये कोई नहीं बताता, डिटेल लेक्चर में भी नहीं बताता। बट मैंने तुम्हें बताया ताकि तुम्हारे एकदम अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें इस चीज को लेकर के आ जाए। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, और ये है जीरो। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी को मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे शॉर्टकट में याद रखने के लिए रख दिया है। ये जो पहला शेप है, ये कौन सा है, ध्यान से देखना। ये वाला है पॉजिटिव इंक्रीजिंग। पहला शो शो है, ये है पॉजिटिव इंक्रीजिंग। एक सेकंड, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर दूसरा है, ये वाला बना है, ठीक है। ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, साफ साफ दिख रहा है। एक मिनट, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। ये तीसरा शेप, ये कौन सा है भाई? नेगेटिव डिक्रीजिंग है ये, नेगेटिव डिक्रीजिंग, है ना। डिक्रीजिंग का मतलब फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, वैसे मैंने 2 3 बार बता दिया है कि वैसे तुम्हें ढलान बढ़ती हुई दिख रही होगी, बट ये -1, तो ये -2, तो ये -3, बेसिकली डिक्रीज कर रहा है। 1 2 3 न्यूमेरिकली बढ़ रहा है, मॉड वाइज बढ़ रहा है, बट माइनस से बढ़ रहा है, इसलिए वो उल्टा काउंट होगा, मतलब वो मॉड वाइज बढ़ रहा है बट वैसे घट रहा है। तो -1 -2 -3, नेगेटिव डिक्रीजिंग। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बट मैंने 2 3 बार अब क्लियर कर दिया है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना, आई होप क्लियर हो जाएगा। और चौथा है तुम्हारा ये नेगेटिव इंक्रीजिंग, ठीक है, जो हमने यहाँ पे बनाया। आई होप अब तुम्हें सारे शेप्स क्लियर हो गए होंगे, ग्राफ के शेप्स किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के ग्राफ हमें कैसे देखने को मिलेंगे। हमें ये समझ में आ गया कि ग्राफ में स्लोप क्या होते हैं, एरिया अंडर कर्व क्या होता है, कौन से ग्राफ का स्लोप और कौन से ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या सिग्निफाई करता है। फिर हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स से हम ग्राफ के नेचर में क्या क्या कमेंट कर सकते हैं, कि स्लोप उसका कैसा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, ये वो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन जो फिजिक्स में हमारी पॉसिबल है, उनके लिए ग्राफ कैसे कैसे दिखते हैं। चलो सबसे पहले आते हैं कि हमारा जो पोजीशन है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि जो डेल्टा एक्स है, एक चेंज इन पोजीशन, है ना। सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि चेंज इन पोजीशन हो सकता है या तो जीरो, या तो कुछ नॉन जीरो, है ना। जीरो का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है, और नॉन जीरो का मतलब होता है कि बॉडी मोशन में है, ठीक है। चलो, नॉन जीरो, अगर चेंज इन पोजीशन नॉन जीरो है, पोजीशन चेंज होती क्यों है? कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी बॉडी के पास, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो होगी इस केस में। चलो भाई, ये हो गया। अब वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है, चलो, मोशन में है। तो अब इसके क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो की? या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, एक सेकेंड, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो सकती है ना। या फिर वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो सकती है। चलो पहले कांस्टेंट की बात करते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब तुम्हारा जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो आ जाएगा। अब वेलोसिटी अगर वेरिएबल है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन नॉन जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सारे कैसे देखे करके देखने वाले हैं। चल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब डेल्टा एक्स जीरो है, यानी कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, तो उसके एक्सटीबीटी एटी ग्राफ कैसे दिखेंगे। तो रेस्ट में है तो उसके पास ऐसा हो दिख सकता है ग्राफ, ठीक है। ये पहला पॉसिबिलिटी है। क्या हमेशा ग्राफ ऐसा ही होगा डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो का? थोड़ा ध्यान से सोचना।
डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो बोला है, यानी कि पोजीशन चेंज नहीं होगी। एक चीज समझ में आई, डेल्टा एक्स जीरो है मतलब जो ग्राफ होगा हमेशा ऐसा मतलब लेटा हुआ सा ही होगा, मतलब फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी, पोजीशन टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं हो रही। बट क्या पोजीशन हमेशा जीरो है ऐसा बोला है क्या? नहीं ना। हो सकता है एक्स इनिशियल उसका कुछ और हो, लेट से ये पॉइंट हो, एक्स इनिशियल इसका कुछ 15 हो, है ना। तो इसका ग्राफ फिर ऐसा बन जाएगा। क्या ये भी डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो का ग्राफ है? बिल्कुल। तो इसमें क्या है, एक्स इनिशियल इक्वल टू 15 है, तो इस केस में भी डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो का ग्राफ ऐसा दिख सकता है। तीसरा, अगर कुछ नेगेटिव पोजीशन हो, लेट से ये है एक्स इनिशियल इक्वल टू -10 हो जाए, तो इस केस में ग्राफ ऐसा दिखेगा। हम्म, मतलब लेटा हुआ दिखेगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसमें देख सकते हो हर टाइम, मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, पोजीशन 15 ही है, पोजीशन -10 ही है, पोजीशन 0 ही है। बट क्या हमेशा ये जीरो वाली होगा ग्राफ? नहीं, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना, इनिशियल पोजीशन 15 होगी तो यहाँ होगा, -10 होगी तो यहाँ होगा, और 0 होगी तो ये होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वीटी ग्राफ की। वीटी ग्राफ क्या होता है भाई? इस एक्सटी ग्राफ का स्लोप, इन तीनों ही ग्राफ में एक चीज कॉमन है, वो क्या है कि इनका स्लोप जीरो है। ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि सब में हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, और tan जीरो जीरो होता है। तो इन सब का ग्राफ, ये तीनों 1 2 3 तीनों के लिए ही एक चीज कॉमन है, क्या है? वेलोसिटी हमेशा जीरो है, मतलब स्लोप जीरो यानी कि वेलोसिटी जीरो है। तो अगर कोई बॉडी चेंज नहीं कर रही है अपनी पोजीशन को, मतलब वेलोसिटी जीरो यानी कि हमेशा उसका ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। 1 2 3 तीनों के लिए यही है। एटी ग्राफ, जब वेलोसिटी ही जीरो है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा भाई? राइट, एक्सेलरेशन भी पूरे टाइम जीरो होगा तीनों केसेस के लिए। तो ये हो गया। तो पहला हमने चीज रिकॉर्ड कर ली, क्या? डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो वाला ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट। ये हमारा दूसरा केस हो गया, दूसरा टाइप ऑफ मोशन, जो यहाँ से हमने देखा नॉन जीरो। अरे क्या हो रहा है, हाँ, नॉन जीरो और वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा केस। इसको समझते हैं। चलो, तो डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो पहले वेलोसिटी टाइम ये बना लेते हैं, इजीली बन जाएगा, है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? वेलोसिटी जीरो भी एक पॉसिबिलिटी है ना। सॉरी, वेलोसिटी जीरो की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज और बोल दी कि वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखना, क्योंकि जीरो हो गई तब तो वो पहला वाला केस ही हो गया ना, रेस्ट वाला। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक पॉसिबिलिटी है ये कि कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट हो, लेट से +20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरा हो सकता है कुछ नेगेटिव कांस्टेंट हो, है ना, ये -10 मीटर पर सेकेंड, और जीरो तो हो नहीं सकता। चलो भाई, तो वेलोसिटी हमने बना लिया, वीटी ग्राफ इस तरीके का दिखेगा। अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ अपने को क्या देता है? अगर इस ग्राफ के अंदर का एरिया मैं इस तरीके से निकालता जाऊं, तो अपने को देता है वो एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लेट से पार्टिकल इनिशियली एक्स इक्वल टू जीरो पर था। ये हो गया एक्स इक्वल टू जीरो, पहला केस जिसमें पार्टिकल इनिशियली है जीरो पर। ठीक है, अब विद टाइम इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो इस तरीके से मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक चीज समझ में आई कि जो ये एक्स टी ग्राफ का स्लोप होगा ना, वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए इस मोशन के लिए। समझ में आया क्यों? क्योंकि एक्स टी ग्राफ का स्लोप ही होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इस वाले मोशन के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारा कुछ इस तरीके का एक्स टी ग्राफ बनेगा। ठीक है, जिसकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी? ये 20, जो यहाँ पे लिखा है। समझे बात को? ये मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि वीटी ग्राफ जो होता है वो एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है। ठीक है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है, और इसका जो स्लोप है बेसिकली वीटी, तुम्हें साथ साथ दिख रहा है, वी जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या? कि स्लोप इसका पॉजिटिव, मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। तो पॉजिटिव कांस्टेंट है भाई, यही तो ग्राफ होता है। ठीक है, चलो। बट क्या ये v = 20 का एकमात्र यही पॉसिबल केस है? नहीं, हो सकता है पार्टिकल इनिशियली x इक्वल टू +10 पर हो, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, है ना। अगेन स्लोप वही 20 रहेगा, बट ग्राफ शुरू कहाँ से होगा? +10 से, और हो सकता है इनिशियल पोजीशन -5 हो, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। स्लोप अगेन 20 ही रहेगा, और बट पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन तीनों में अलग अलग हो गई। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि स्टार्टिंग पोजीशन पॉजिटिव हो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये फर्स्ट टाइप वाले ग्राफ के लिए है। सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ, मैं यहाँ पे जरा एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हारे लिए कंफ्यूजन ना हो, है ना। सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ -10, इसमें क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट है। तो नेगेटिव कांस्टेंट का ग्राफ अभी तुमने देखा था कि कुछ इस तरीके का बनना चाहिए। अगर मैं मान पहला केस लेता हूँ कि भाई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये सेकंड वाले का ग्राफ बनाया, और जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना।
तो इसकी स्लोप कितना हो जाना चाहिए, -10। और यही अगर +10 से चालू हो रहा होता तो ऐसा बनता। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है कि कहाँ से चालू होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इस वीटी ग्राफ के लिए। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। बट तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों के स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट जो कि -10 के बराबर होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से इस वीटी ग्राफ से हमने एक्सटी ग्राफ बना लिया। अब हम बात करते हैं इस वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ बनाने की। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट विल गिव यू एटी, मतलब एक्सेलरेशन। तो ये देखो, इसका स्लोप भी जीरो है और इसका स्लोप भी जीरो है, तो हम दोनों ही केस में ये चीज बोल सकते हैं कि स्लोप तो जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है। जीरो। तो 1 और 2 दोनों के लिए ग्राफ ऐसा ही होगा, एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे थोड़ा कंफ्यूज होना बहुत ज्यादा, ये इतने सारे ग्राफ कैसे बन गए। फिर से एक बार बता देता हूँ कि पहला है वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट यानी कि इस एक्सटी का स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, तो उसकी तीन पॉसिबिलिटी है, ये तीनों में फर्क क्या है, इनिशियल पोजीशन इसकी 0 थी, इसकी इनिशियल पोजीशन 10 थी और इसकी इनिशियल पोजीशन -5 थी। इनिशियल पोजीशन की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, तो ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी इनिशियल पोजीशन क्या है। बट इससे हम एक चीज बता सकते हैं कि उस ग्राफ का स्लोप आगे ये रहेगा, m = 20, मतलब ऐसा ही दिखेगा ग्राफ, पॉजिटिव कांस्टेंट। और सिमिलरली नेगेटिव वाले के लिए ऐसा दिखेगा, -10 स्लोप का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने बना लिया वेलोसिटी कांस्टेंट का। नेक्स्ट केस पे आते हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए। ठीक है, बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्सेलरेशन पहली बात तो नॉन जीरो, मतलब पॉजिटिव कुछ हो सकता है। लेट से मैं बोल देता हूँ पहली पॉसिबिलिटी a < 0। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a < 0। एक बार कलर चेंज कर लूँ मैं पहले। हम्म बट कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसी तरीके का बनेगा। क्या a = 0 ले सकता हूँ, नहीं, क्योंकि फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी ना, वेलोसिटी वेरिएबल बोला हुआ है, तो a ≠ 0 ये तो समझ में आ ही गया। तो ये दो पॉसिबिलिटी एटी ग्राफ की हो सकती है। अब दोनों के लिए वीटी बनाते हैं। तो अभी हमने देखा कि एटी ग्राफ का मतलब एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें वीटी देता है, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वीटी का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो ये जो है ये है पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू। तो वीटी का स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था वीटी से ये बनाते हुए कि एक्सटी का स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए, तब हमें वी पॉजिटिव कांस्टेंट मिलेगा। तो वही हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है, यानी कि वीटी का स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो गई भाई, पहली तो यही हो गई कि वी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर वी इनिशियल = 0 है तो ऐसा बन जाएगा पहले वाले का ग्राफ। कुछ पॉजिटिव है तो ऐसा बन जाएगा, v < 0 है, वी इनिशियल है ना। और अगर वी इनिशियल < 0 है तो ऐसा बन जाएगा। ये तीन चीजें हो सकती है इस तरीके के, है ना। ठीक है, कहाँ से शुरू होगा वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पर। और एटी ग्राफ का हमें एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी ही बताता है, तो वो ठीक है, सही, एकदम सही बता रहा है। चलो, और इसका स्लोप जो भी होगा, लेट से इसका स्लोप अगर m है, सॉरी इसकी वैल्यू अगर मैं बोल देता हूँ कुछ, लेट से ये 10 है, तो इसका स्लोप 10 हो जाएगा, इसका स्लोप भी 10 हो जाएगा, और इसका स्लोप भी 10 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वैल्यू को बोलता हूँ -5 है, तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है, यानी कि वीटी का स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, यानी कि या तो ऐसा हो सकता है, स्लोप कितना है भाई, -5 जो यहाँ पे गिवन है एक्सेलरेशन की वैल्यू। सिमिलरली ये इसके पैरेलल ये भी हो सकता है -5, और ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि चालू कहाँ से हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब वीटी से एक्सटी बनाना है अपने को इसके बाद। ठीक है, कोई एक पकड़ लेते हैं, लेट से मैं ये वाला केस ले लेता हूँ, ठीक है, ये 0 वाला, है ना, बाकी दोनों नहीं ले रहा मैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज देखो कि वीटी ग्राफ जो है उसका एरिया अंडर कर्व अपने को एक्सटी देता है। ठीक है, चलो, तो ये समझो कि ये जो है ये वैल्यू कैसी है, ध्यान से देखना। मैं अभी इन दोनों को भूल जाओ, ये जो ऊपर नीचे बने इनको मैं हटा दूं क्या, हटा दूं, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, हटा देता हूँ अभी के लिए, तो इनको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें। हम्म तो लेट से मैं केवल इस वाले केस का ले रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसका एक्सटी बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूँ, ध्यान से देखो, पहले इसका बनाते हैं। वीटी जो है इसका स्लोप एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है भाई, बट एक चीज देखो, वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ से 0 से चालू होके इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी कैसी है, इंक्रीज कर रही है।
तो अभी हमने देखा कि स्लोप कांस्टेंट का तो ग्राफ ऐसा बनेगा, बट और हमेशा पूरे टाइम क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी पूरे टाइम यहाँ से आगे पॉजिटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पूरा आगे तक पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। पॉजिटिव इंक्रीजिंग का ग्राफ भाई कैसा होता है, ऐसा सा नहीं होता है कॉनकेव अप टाइप का, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। यानी कि xt का स्लोप जो है वो पॉजिटिव इंक्रीजिंग, xt का स्लोप होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, यानी कि xt का स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, और वो ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। बट क्या यही एक पॉसिबिलिटी है? नहीं। फिर वही बात है कि अगर एक्स इनिशियल 0 है तो ये है, एक्स इनिशियल कुछ और होता तो ये ऐसे चालू होता, ये कुछ नेगेटिव होता तो ये ऐसे चालू होता, ठीक है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैं बार बार नहीं बना रहा अब, ठीक है। चल, इसका क्या करें? ये तो ये कैसा ग्राफ है, आप ध्यान से देखो। ये है तुम्हारा स्लोप जो है, मतलब वेलोसिटी जो है, ये पूरे टाइम नेगेटिव है क्या? वेलोसिटी पूरे टाइम नेगेटिव है, यहाँ से आगे नेगेटिव ही है। और ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी अगर यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, -3 है, तो ये इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, पहले तो ये क्लियर करो। तो वेलोसिटी तुम्हारी नेगेटिव है, -1 से -2 गई, यानी कि डिक्रीज करी, तो नेगेटिव डिक्रीजिंग है ये। नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा बनाया था हमने? क्या हमने उसका ग्राफ नेगेटिव डिक्रीजिंग ना, ठीक है। एक सेकेंड, वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीज कर रही है, ठीक है, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके नीचे नीचे बढ़ती जा रही है। तो नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ तुम्हारा बनेगा कुछ ऐसा। अरे कहाँ गया यार, हाँ ठीक है, ऐसा। नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ ऐसा बना था, ठीक है। तो बस अपने को ये देखना है कि हम जैसे अगर वीटी से एक्सटी बना रहे हैं या एटी से वीटी बना रहे हैं, यानी कि किसी एक ऐसे ग्राफ से दूसरा वैसा ग्राफ बना रहा है जिसका स्लोप पहला वाला ग्राफ है, यानी कि दूसरे ग्राफ का स्लोप पहला ग्राफ है। तो हम ये देखेंगे कि वो पर्टिकुलर वैल्यू कैसे, जैसे यहाँ पर ये देखो, 80 जो है वो वीटी का स्लोप होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कांस्टेंट बना दिया। ये नेगेटिव कांस्टेंट है तो ऐसा बना दिया, नेगेटिव कांस्टेंट ऐसा होता है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी शुरू कहाँ से होगा, डिपेंड करता है कि जो ग्राफ हम बना रहे हैं, जैसे वीटी बना रहे हैं तो वी इनिशियल क्या है। वी इनिशियल नहीं गिवन होगा तो हम ये नहीं बता सकते कि ये ग्राफ यहाँ से चालू हो रहा है, या ये ऐसा चालू हो रहा है, या ये ऐसा चालू हो रहा है, ठीक है, हम नहीं बता सकते। चलो, और अब ये हम आए जैसे वीटी के जो है क्या कहते हैं, एक्सटी के स्लोप से वीटी मिलता है, ठीक है। तो एक्सटी का स्लोप वीटी होता है, और वी दिख रहा है पहले वाले में अपने को कि पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक्सटी का स्लोप पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ होगा। ये है नेगेटिव और क्या कहते हैं, डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव डिक्रीजिंग का ये हो जाएगा। इसके अलावा दो पॉसिबिलिटी और हो सकती है, नेगेटिव इंक्रीजिंग और पॉजिटिव डिक्रीजिंग, जिनकी इस क्वेश्चन में बात नहीं आई, वो आगे तुम्हें क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। हमने ओवर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो ग्राफ कैसा होता है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग कैसा होता है, नेगेटिव इंक्रीजिंग कैसा होता है, नेगेटिव डिक्रीजिंग कैसा होता है। आई होप ये चीज भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। दो बार क्यों बना हुआ है भाई ये? अ, एक मिनट, छोड़ो। अब आते हैं एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाए तो क्या करें हम, ठीक है। एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन वेरिएबल का एक पॉसिबिलिटी, वेरिएबल है बट इसका स्लोप कांस्टेंट कर देते हैं, है ना, स्लोप इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हैं। तो या तो ऐसा हो सकता है ना, या फिर ऐसा हो सकता है ना। तो ये पहला वाला क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, नेगेटिव डिक्रीजिंग, -1 -2, हाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव इंक्रीजिंग भी हो सकता है। नेगेटिव इंक्रीजिंग कैसा होगा, देखना ध्यान से। ये हो सकता है, ये वाला ग्राफ, ये पूरे टाइम नेगेटिव है, ठीक है, यहीं पे खत्म हो गया, नेगेटिव इंक्रीजिंग है। और एक चीज और हो सकती है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, तो ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग हो सकता है। तो चार पॉसिबिलिटी ए के साथ हो सकती है वेरिएबल में, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। अभी हम वो वाला केस नहीं ले रहे, अब तुम बोलोगे वेरिएबल तो भैया ये भी है ना कि एक्सेलरेशन ऐसा कुछ हो, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, और उसका स्लोप भी पॉजिटिव इंक्रीजिंग कर दो, स्लोप वेरिएबल वाला, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि उससे तुम वीटी और एक्सटी नहीं बना पाओगे। अभी मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। तो अभी हमने स्लोप कॉन्स्टेंट वाला लिया है, और इससे ज्यादा हार्ड तुम्हारे लिए जेई में कभी पूछेगा भी नहीं, ठीक है। चलो, तो पहला केस है अपना पॉजिटिव इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये वाला, यानी कि वीटी का स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, ठीक है। वीटी का स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, तो वीटी का स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, और वी इनिशियल में वही 0 मान रहा हूँ, ठीक है। अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि पॉजिटिव होगा तो यहाँ से चालू होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ नीचे से चालू होगा। चलो, वी इनिशियल 0 है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, यानी कि वीटी का स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। तो कुछ ग्राफ तुम्हारा ऐसा सा बनेगा भाई, पहले वाले का ग्राफ तो ये बनेगा। चलो भाई, दूसरा देखते हैं। ये रहा,
अपन ने दूसरा कौन सा बनाया था? पॉजिटिव डिक्रीजिंग कर लेते हैं दूसरा, चलो ये वाला। तो स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, यानी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन देख सकते हो पूरे टाइम पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। अब ध्यान रखना, यहाँ तक पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर देता ना, तो इस पॉइंट के बाद से ये ग्राफ का नेचर बदल जाता है, वीटी ग्राफ थोड़ा अलग दिखने लगता, क्योंकि इस पॉइंट के आगे ये कैसा हो जाता है, नेगेटिव और स्टिल डिक्रीजिंग ही रहता, मतलब ऐसा बन जाता। चलो, अभी जो हमने बनाया है ये पूरा अपने इसमें कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होता है भाई? पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ तो ऐसा होता है। तो सेकंड वाले का वीटी ग्राफ ऐसा दिखेगा। हम्म। थर्ड अपना आ गया नेगेटिव डिक्रीजिंग, ये जो व्हाइट से बनाया अपन ने। तो नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होता है भाई? स्टार्ट जीरो से ही हो रहा है, तो नेगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये हो जाएगा थर्ड वाले का। और चौथा अपना बनाया नेगेटिव इंक्रीजिंग, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, तो ये हो जाएगा चौथा। ठीक है। अब इन वीटी से क्या हम एक्सटी बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक्सटी का स्लोप होता है वेलोसिटी, और ये इसका स्लोप अगर पॉजिटिव कांस्टेंट और इस तरीके का, मतलब बेसिकली कुछ ऐसा आपने को देता, पॉजिटिव इंक्रीजिंग तक होता तब तो ठीक है। बट ये जो है ना, ये हम इससे इस तरह के कॉनकेव वाले ग्राफ से लेकर के एक्सटी नहीं बना सकते, ये हमारे स्कोप से बाहर है, और इस तरीके की चीजें तुमसे पूछी भी नहीं जाएगी। तो इसका एक्सटी हम नहीं बना सकते, अभी जितनी नॉलेज हमें है, नहीं बना सकते। एंड दैट इज द रीजन जो मैंने तुम्हें बोला कि अगर यहाँ पर मैं स्लोप वेरिएबल कर लेता तो हम वीटी भी नहीं बना पाते, क्योंकि अगर स्लोप वेरिएबल हो जाता तो जैसे अभी हमें वीटी दिख रहे हैं ऐसे हमें एटी दिखते, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। इनसे क्या तुम वीटी बना पाते? नहीं। जैसे अगर हम इन वीटी से एक्सटी नहीं बना पा रहे, तो इस तरह के एटी से हम वीटी भी नहीं बना पाते। तो इसीलिए यहाँ तक तुम्हारे सिलेबस में है, तो हमने जितने पॉसिबल ग्राफ तुम्हारे सिलेबस में आ सकते हैं सारे डिस्कस कर लिए हैं। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्स टी वी टी ए टी के अलावा मैंने तुम्हें बताया था कि दो ग्राफ और होंगे, डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम, जो कि हम इन्हीं से डिराइव कर लेंगे। स्पीड टाइम से को हम वेलोसिटी टाइम से बना सकते हैं, और डिस्टेंस टाइम को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम से बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते कैसे हैं। ठीक है, बना तो सकते हैं, बट कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। पहला, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाने की। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हम बोलते हैं कि पहले हम वीटी ग्राफ बनाएंगे, अगर स्पीड टाइम ग्राफ रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, हम क्या करेंगे, वीटी ग्राफ बनाएंगे। वीटी ग्राफ तो हम बना लेंगे, अगर एटी एक्सटी भी दिया है तो अब हम वीटी बना लेंगे, जो हमने जितना अभी तक सीखा है उसके बेसिस पे। फिर एक्सटी ग्राफ अगर हमें बनाना तो हम क्या करें, तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी, अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो हमें एक्सटी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए तो हमें वीटी ग्राफ बनाना चाहिए पड़ेगा, और अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ चाहिए तो हमें एक्सटी ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब लेट से हमने बना लिए एक्सटी और वीटी बना लिए, अब इसको हम स्पीड टाइम या वेलोसिटी, स्पीड टाइम, सॉरी, स्पीड टाइम या डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं एक एक करके। पहला एग्जांपल, ये एक वीटी ग्राफ गिवन है। ठीक है, इसका तुम्हें स्पीड टाइम बनाना है। चलो, अच्छा, हमने एक चीज बोली थी, ध्यान रखना, कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होती है, ये हमने बोली थी। ठीक है, जब हमने इससे पहले बात करी थी मोशन पैरामीटर्स की, तो हमने ये बात बोली थी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेसिकली सेम होता है। ठीक है, बस डायरेक्शन हो सकता है उल्टी हो। तो अब यहाँ पे देखो कि बेसिकली जैसा तुम्हारा वेलोसिटी टाइम है वैसा ही स्पीड टाइम दिखना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस हर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट का अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, तो जो मेरा स्पीड टाइम बनेगा उस पर भी टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पर वही होना चाहिए जो इस पर है। ठीक, तो जैसा जैसा हमारा वेलोसिटी टाइम दिख रहा है वैसा वैसा स्पीड टाइम होना चाहिए। तो भैया अलग नाम क्यों दिया, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि यहाँ तक तो वेलोसिटी टाइम जैसा दिख रहा है ना, तुम्हारा स्पीड टाइम भी ऐसा ही दिखेगा, देखना ध्यान से। स्पीड टाइम जो है, अब एग्जैक्टली सेम बन रहा है कि नहीं पता मुझे। ठीक है, कोशिश तो मेरी यही है। ठीक है, थोड़ा 19-20 बना है, समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब यहाँ तक स्पीड टाइम भी सेम दिखेगा, भावनाओं को समझना। ठीक है, बट यहाँ से क्या करेंगे हम, वेलोसिटी टाइम को अगर मुझे स्पीड टाइम में कन्वर्ट करना है, तो जो पार्ट मेरा ये क्या कहते हैं, टाइम एक्सेस के नीचे चला गया है ना, इसको मैं पलट दूंगा, इसका ऐसे मिरर इमेज ले लूंगा। ठीक है, इस तरीके का, तो बेसिकली कुछ इस तरीके का बन जाएगा ये। तो ये बना अपना स्पीड टाइम ग्राफ। अब तुम बोलोगे भैया ये क्यों किया, तो यहाँ से देखो, जो यहाँ से अपनी वेलोसिटी है ना, इसके नीचे से जितनी भी वेलोसिटीज है ये सारे नेगेटिव है, बट स्पीड होती है एक स्केलर क्वांटिटी, क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो भैया पलटा ही क्यों, अब ये भी समझो। ठीक है, ये भी लोग नहीं बताते, छोड़ देते हैं। एक बात समझो कि जो भी वेलोसिटी यहाँ पर है, मतलब बेसिकली ये जो है, ठीक है, किसी एक पॉइंट का ले लो, और इसी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट इधर, इसका जो रिफ्लेक्शन वाला लिया है ये ले लो। ठीक है, तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा tan थीटा। ठीक है, अगर ये एंगल में थीटा बोल रहा हूँ, तो इसका जो स्लोप आएगा वो आएगा tan ऑफ
पाई माइनस थीटा। तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई? सिंपली माइनस tan थीटा होता है नहीं? तो मतलब जितने भी ये यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे, इसी को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इन पॉइंट्स का करस्पॉन्डिंग पॉइंट का स्लोप आ जाएगा। यानी कि अगर इसका स्लोप -1 है, इस पॉइंट का स्लोप -1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिरर इमेज वाला पॉइंट होगा, इसका इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो 1 हो जाएगा। सिमिलरली हर पॉइंट के लिए ऐसा होगा। तो वही तो करते हैं ना भाई, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। अगर -4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? 4 होगी। और 4 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो भी स्पीड क्या होगी? 4 ही होगी। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो बस जो टाइम एक्सिस के नीचे वाली चीज है, उसको तुम्हें बस मिरर इमेज ले लेना है, तो तुम्हें वीटी ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ मिल जाएगा। क्यों मिलेगा ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, जो कि बहुत कम लोग बताते हैं। चलो, आई होप अब तुम इसको कर लोगे। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ हो तो इसमें देखो, इसमें टाइम एक्सिस के नीचे कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये सारा का सारा टाइम एक्सिस के ऊपर है, यानी कि वेलोसिटी पूरे टाइम पॉजिटिव ही है। तो अब तो अपना काम और आसान हो गया। सिंपली यही ग्राफ, जैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यही स्पीड टाइम ग्राफ होगा, कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वही स्पीड टाइम ग्राफ रहेगा, नो चेंज। चलो भाई, तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरीके का ग्राफ है तो अपन को क्या करना है, और अगर पूरा टाइम एक्सिस के ऊपर ही है तो सेम ही है, वेलोसिटी और स्पीड टाइम सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटी ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें। चलो, सिमिलर टू वीटी टू स्पीड, क्या ये हमेशा, क्या ये बिल्कुल सिमिलर तरीके से होगा जैसे हमने वीटी को स्पीड टाइम में कन्वर्ट किया है? क्या एक्सटी को डिस्प्ले डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें बस वही करना है कि पलट दे टाइम एक्सिस के नीचे वाला? चलो देखते हैं। ये बना एक एक्सटी ग्राफ। तो ये बताओ, अगर हम पुराने लॉजिक से चलें, जैसे हमने वीटी को स्पीड टाइम में कन्वर्ट किया है, तो हम कह देंगे भाई क्योंकि सारा का सारा टाइम एक्सेस के ऊपर ही है, तो जो एक्सटी ग्राफ है वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होना चाहिए। क्या ऐसा होगा? नहीं। क्यों? ध्यान से देखना, इसके लिए एक बहुत ही फंडामेंटल रीजन है कि पार्टिकल यहाँ से चला, इसकी पोजीशन क्या है? बढ़ रही है, यानी कि 0 से गया, लेट से कुछ प्लस कुछ 10 तक गया होगा, फिर पोजीशन कांस्टेंट हो गई, ठीक है, मतलब रुका हुआ होगा यहाँ पर, फिर पोजीशन बढ़ रही है, लेट से ये पहुंच गया +20 तक, बट इसके बाद इसकी पोजीशन घट रही है और ये वापस 10 पर आ गया, यानी कि पोजीशन जो है 20 से वापस 10, यानी कि पार्टिकल 0 से चला, 10 तक गया, फिर कुछ देर रुका रहा, फिर 20 पर गया और फिर 20 से वापस 10 पर आ गया। तो इस केस में हुआ क्या? डिस्प्लेसमेंट तो अब ये 10 हो गया, ठीक है, बट डिस्टेंस क्या हुआ? 20 + 10 30 हो गया। तो डिस्टेंस क्या कभी कम हो सकता है? इस तरीके का डिक्रीज हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि 20 के बाद अगर ये 10 पर वापस आया तो इसने डिस्टेंस कितना मूव किया? अगेन 20 - 10, 10 का ही डिस्टेंस मूव किया है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा समझना ध्यान से। पहला पोर्शन ये है, इसमें क्या है? पोजीशन तुम्हारी पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ तक बनाया है, यहाँ तक, ठीक है, इस पूरे पार्ट में तो पोजीशन तुम्हारी पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे का ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। चलो, बना दिया भाई। इसके बाद तुम्हारी पोजीशन कांस्टेंट हो गई, यानी कि पार्टिकल रुका होगा तो मतलब डिस्टेंस भी 0 ही कवर किया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, सेम वैसे का वैसा ट्रेस कर दो, ये भी सेम हो गया। चलो, अगला पार्ट, पोजीशन पॉजिटिव तो है बट ये डिक्रीज कर रही है, ठीक है, सॉरी, पोजीशन का स्लोप, एक्चुअली का स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, बट पोजीशन क्या यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज ही कर रही है, देख लो ध्यान से। अगर ये 10 था तो ये 20 हो गया, तो पोजीशन पॉजिटिव है और इंक्रीज ही कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब डिस्टेंस भी इंक्रीज ही कर रहा होगा और सेम रेट से इंक्रीज कर रहा होगा जैसे पोजीशन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो ये ऐसा ही बन जाएगा अगेन, ठीक है, बट इसके आगे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ से ये नीचे होने लगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ? पोजीशन कम होने लगी, घटने लगी, यानी कि डायरेक्शन पलट गई, बट डिस्टेंस तो बढ़ी रही होगी, और जिस रेट से ये घट रही है उसी रेट से डिस्टेंस बढ़ रही होगी। समझ में आई बात? मतलब मोशन वैसे ही है, बस डायरेक्शन पलट गई है ना? तो डिस्टेंस कवर्ड का जो ग्राफ बनेगा वो सिंपली, इसकी मैं यहाँ से मिरर इमेज ले लूँ, जहां से ये उल्टा चलना चालू हो उस जगह से मैं मिरर इमेज ले लूँ, तो मेरा ऐसा सा, एक सेकंड, तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा। तो वही अपने को यहाँ बनाना है, तो ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है, इस पार्ट तक। और अगेन इसमें भी यही है, डिक्रीज कर रहा है, बस इसी का मिरर इमेज ले लो, तो इसका मिरर इमेज ऐसा ऐसा दिखेगा ना, क्योंकि मिरर अपन ने कहाँ बनाया है, एक मिनट ध्यान से देखना, मिरर अपना यहाँ पर है, ठीक है, तो इसकी रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज ऐसा दिखेगा, ये। अब ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें तुम देख सकते हो कि डिस्टेंस कहीं पर भी घट नहीं रहा, डिस्टेंस घट सकता भी नहीं ना, डिस्टेंस कवर तो बढ़ेगा या रुक जाएगा? डिस्टेंस कवर नेगेटिव, कभी तुमने कार का ओडोमीटर नेगेटिव में चलते देखा है? नहीं ना। तुम सोचो अपने ये घर से स्कूल गए, स्कूल से घर वापस आ गए,
तुमने इसमें 10 किलोमीटर कवर किया, 10 किलोमीटर जाते वक्त और 10 किलोमीटर लौटते वक्त। तो ओडोमीटर ये तो नहीं कहता ना कि 10 गए और 10 वापस आ गए तो जीरो है, +10 -10। 40,000 पे गाड़ी खड़ी थी तो 40,000 पर ही है। वो 40,000 +10 +10 तो 40,000 20 पर गाड़ी तुम्हारी खड़ी हो जाएगी। ऐसा। तो ये है। तो इसमें क्या करते हैं, जहां से वो पलट रहा हो अपना डायरेक्शन, जहां से नेगेटिव होना चालू हो रहा हो, उसी पॉइंट से मिरर इमेज ले लो। ठीक है, ये भी तुम्हारे काम नहीं आएगा क्योंकि इतना टफ पूछेगा नहीं जेईई में, बट फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया। इस ग्राफ को देखो, +0 भी पॉजिटिव बढ़ ही रहा है, तो क्या इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होगा? बिल्कुल। तो मैं क्या इसी को रिट्रेस कर दूं? अब आपस से कौन ड्रॉ करेगा? ठीक है, 1 मिनट, डुप्लीकेट करके चिपका देता हूँ नीचे ना। तो इसका डिस्टेंस टाइम भी ऐसा ही बनेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो, इस वाले को देखो। हम्म अब इसमें देखो एक ट्विस्ट है। इनिशियल पोजीशन -2 है, तो क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी -2 से चालू होगा? नहीं ना, क्योंकि डिस्टेंस पोजीशन इनिशियली -2 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिस्टेंस कवर्ड थोड़ी -2 हो सकता है, तो डिस्टेंस तो हमेशा जीरो से, तो तुम्हारा ग्राफ कहीं से भी चालू हो रहा हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा जीरो से चालू होगा। एक और पॉइंट ध्यान रखने वाला। तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, देखना ध्यान से। हम्म, इसको पूरा कॉपी कर लूँ, क्या क्या करूँ? ठीक है, चलो कॉपी करता हूँ। ऐसा बना लेते हैं अपन। ठीक है, फिर ये लाइन हटा देता हूँ मैं। तो ये बनेगा, मतलब सेम फिगर बनेगा, बट ये ओरिजिन शिफ्ट करके तुम्हें जीरो से चालू करना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। और इसमें बाकी कोई प्रॉब्लम है और एज सच है नहीं, क्योंकि देखो ये भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी ऐसा का ऐसा ही। अब एक इन्हीं का मिक्सचर हो गया। अब इसमें देखो, शुरू ही नेगेटिव से हो रहा है और यहाँ पर आके डिक्रीज भी कर रहा है। तो अब इसका कैसे बनाएंगे, चलो देख लेते हैं ये भी। हम्म हम्म, इसका कुछ ऐसा सा बनेगा। तो ये पहली बार तो हम जीरो पर ले आए सेम ग्राफ को। बट क्या अभी ये कंप्लीटेड नहीं? जहां से पलटा है यहाँ से अपने को मिरर इमेज लेना है, तो पलटा कहाँ से है? यहाँ से है। तो यहाँ से इसका मिरर इमेज ले लेंगे तो अपना ग्राफ ऐसा सा जाएगा, ऐसा। और अब ये कंप्लीट है, ये वाला हटा दो, ये भी हटा दो। तो ये अपना डिस्टेंस टाइम बन जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, जहां से पलट रहा है वहां से जो है मिरर इमेज ले लो। और चाहे जहां से शुरू हो, अपने का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव या पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं हो सकता, जीरो से ही होगा। तो यार अब आगे बढ़ते हैं, अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद मैं तुम्हें वेटेज के बारे में बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज कितना है। और मैंने जैसे कि तुमसे कहा कि तुम शॉक हो जाओगे, इस साल वेटेज थोड़ा बढ़ा भी है। तो वीडियो के एंड में हम उसकी बात कर रहे होंगे। तो बस एक टॉपिक बचा है, उसके बाद क्वेश्चन करके हम उसी की बात करने वाले हैं। तो चलो, ये है वीएक्स ग्राफ। अब वीएक्स ग्राफ तुम्हारे जेई मेन में तो मेरे ख्याल से बहुत कम चांसेस है आए। और इसके अलावा कई लोग तो एएक्स वगैरह भी पढ़ा देते हैं, बट उसका कोई नीड नहीं है, जेई मेन में नहीं पूछेगा। वीएक्स में तुम्हें बता देता हूँ कि अगर कोई इस तरीके का तुम्हें ग्राफ दिया है वी एक्स, यानी कि वेलोसिटी विद द पोजीशन, ठीक है। तो इसमें जनरली तुमसे एक ही चीज पूछता है कि भाई बता दो एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट क्या होगा। किसी एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन पूछेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? वी सॉरी, डीवी बाई डी एक्स नहीं होता है? होता है। तो लेट से मुझसे अगर इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इस पॉइंट पर, तो इसका वेलोसिटी मुझे इस ग्राफ से पता होगा, गिवन ही होगा। लेट से कुछ होगी, लेट से +20 है। और यहाँ पर अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट बना दूं, ठीक है, थीटा, तो इसका स्लोप मैं मान लेता हूँ, लेट से कुछ है माइनस, तो प्लस में ही दिख रहा है, 5 मान लेता हूँ। तो एक्सेलरेशन मुझे सीधे दिख रहा है। इस पॉइंट पर अगर मेरे से पूछा है तो मैं इस पॉइंट का v लिखूंगा जो कि है 20, और इस पॉइंट का स्लोप लिखूंगा जो कि है 5, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से वी डीवी बाई डी एक्स वाली डेफिनेशन लगा के अपन बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन बता सकते हैं। इन पॉइंट पर देखोगे तो डीवी बाई डी एक्स ही जीरो है इस पूरे पोर्शन में। तो डीवी बाई डी एक्स ही जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो वी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरे पॉइंट में एक्सेलरेशन जीरो है। ऐसे ही इसमें तुम देख सकते हो, डीवी बाई डी एक्स कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, वो तुम बता सकते हो। तो ग्राफ गिवन होगा तो तुम डीवी बाई डी एक्स बता सकते हो इस ग्राफ से, और वी भी बता सकते हो। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो तुम इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन अगर पूछे तो बता सकते हो। इससे ज्यादा तुम्हें वी एक्स ग्राफ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। चलो, आगे बढ़ते हैं। तो यार अब एक चेक कर लेते हैं कि तुम्हें पूरा समझ में आ चुका है या नहीं, फिर हम आएंगे जेई मेन के पीवाईक्यूज पर। पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैं अपनी तरफ से लाया हूँ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाएगी इससे कि अब तक तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई हैं या नहीं। जेई मेन ने जो कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे हैं, तो उस हिसाब से उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं होगी। तो पहले हम ये कर लेते हैं, फिर हम वो कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस वीटी ग्राफ इज गिवन। तुम पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, फिर इसको देख लेना। स्टार्टिंग पॉइंट इज x = 0, ठीक है।
ड्रॉ एटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ, तो इससे अपने को एटी और एक्सटी बनाना है, यही बना लेते हैं। चलो भाई। तो पहले तो एक्सिल ड्रॉ कर लें। एक अपने को बनाना है एटी, ठीक है। दूसरा अपने को बनाना है एक्सटी। अब तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होना चाहिए वैसे। चलो एटी की बात करते हैं, है ना। चलो, 0 से लेकर के 6 सेकेंड तक वीटी जो है, मतलब वीटी का स्लोप जो है, ये यही एक्सेलरेशन होता है। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू कितनी है, इसका स्लोप लिखो यहीं के यहीं को। ये इस पूरे पोर्शन का स्लोप 0 से लेकर के 6 तक का स्लोप कितना है भाई, देखो। y2 - y1/x2 - x1, तो ये हो जाएगा 24, और ये है 6, ये हो जाएगा 24/6 यानी कि 4। तो 0 से 6 तक तो स्लोप 4 है, यानी कि एक्सेलरेशन 0 से 6 तक तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे करके बनाता हूँ, 6 सेकेंड तक एक्सेलरेशन हो जाएगा +4। अब यहाँ से यहाँ तक 6 से लेकर के 18 तक अपने को सेम तरह का दिख रहा है, ये, ठीक है। ये पूरे टाइम सेम ही है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, दिख रहा है। अब ये स्लोप कितना है, इसके लिए तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऐसा कर लो, इस पूरे लाइन का स्लोप लिख लो, या इतने पोर्शन से भी लिख सकते हो। तो मैं इतने पोर्शन से लिखूंगा, तो इसका स्लोप देखता हूँ मैं, हो जाएगा यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6, 12 - 6 अपॉन, सॉरी, पहले y2 - y1 करना था अपने को। तो यहाँ पर y क्या है, 0, 0 - 24, क्योंकि यहाँ पर 24 था, अपॉन 12 - 6 यानी कि -4 हो जाएगा। एक मिनट, यानी कि -4 हो जाएगा। तो 6 से लेके 18 तक अपना स्लोप पूरा -4 चलेगा, और वहीं पे ग्राफ खत्म हो गया। तो बस एटी ग्राफ तो बन गया। अब अपन आते हैं एक्सटी ग्राफ पर। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप वीटी होता है। तो पहली चीज देखो, 0 से 6 में जो वीटी है वो है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, यानी कि वीटी खुद, वेलोसिटी खुद जो है पूरे टाइम पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। यानी कि एक्सटी का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा वाला, पॉजिटिव इंक्रीजिंग वाला। और शुरुआत कहाँ से होगी भाई, x = 0 पर, क्योंकि x = 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो x = 0 से चालू करेंगे, और पॉजिटिव इंक्रीजिंग वाला ग्राफ चेप देंगे टिल 6। अच्छा, अब एक बिग क्वेश्चन, हर पॉइंट को अपने को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो अपने को ये एक्स की पोजीशन बतानी पड़ेगी यहाँ पर कि क्या बन रही है, ठीक है। तो देखो, 0 से 6 में चेंज इन पोजीशन कितना है, देखना, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। देयर फोर, मतलब बेसिकली क्या पूछ रहा है, चेंज इन पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स पूछ रहा है। तो वो सिंपली क्या है, इसके अंदर का एरिया अंडर कर्व, ये पूरा एरिया कर देता हूं मैं। तो कितना होगा ये, देखना, हाफ इंटू बेस कितना है भाई, 0 से 6, 6 का, और हाइट है 24, इंटू 6 × 24, यानी कि 72 मीटर। तो चेंज इन पोजीशन 72 है। तो इनिशियली 0 था, तो ये पॉइंट कितना होगा भाई, 72 पर आएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी तुम लोकेट कर सकते हो, आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर 6 से 12 तक क्या है, वेलोसिटी है अपनी पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा बनता है भाई, ऐसा, ये बनेगा। और इस पॉइंट पर तुम्हारा ये क्या होगा, पोजीशन, तो ये हो जाएगा +144। ये कैसे किया मैंने, देखना तुम, जितना एरिया इस पोर्शन का है उतना ही पोर्शन, उतना ही एरिया इस पोर्शन का भी, क्योंकि 24 हाइट है और फिर बेस वही 6 है। तो ये वाला चेंज इन पोजीशन आएगा अब की बार, है ना। यहाँ से 72 से आके तो 144 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो, फिर 12 से 18 में वेलोसिटी अगेन वही पॉजिटिव डिक्रीजिंग है ना। ठीक है, नहीं, पॉजिटिव डिक्रीजिंग नहीं है, निगेटिव, निगेटिव है और डिक्रीजिंग है। तो निगेटिव डिक्रीजिंग का ग्राफ अपन ने कुछ ऐसा बनाया था, ऐसा सा। और ये पोजीशन कितना चेंज होगा, ये यहाँ पे ये वाला ग्राफ का एरिया। तो डेल्टा x3 लिख देता हूँ इसको मैं, डेल्टा x3 हो जाएगा हाफ इंटू, बेस कितना है भाई, 12 से 18, 6 हो जाएगा। और हाइट कितना है भाई, अगेन ये 24 ही था, तो -24 लिख दूंगा यहाँ पे, तो आ जाएगा -72। तो यहाँ से यहाँ तक -72, तो 144, पहले तो यहाँ से यहाँ तक 72 प्लस हुआ, फिर उसके आगे फिर 72 प्लस हुआ, और अब 72 कम हो गया, तो मतलब वापस 72 पर आ गया, इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये एक सेम लाइन में आ जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर तुम्हारा ये एक्सटी ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हम AT और XT ग्राफ बना सकते हैं VT से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम x इक्वल टू -4 अलॉन्ग x एक्सिस सो दैट इट्स VT ग्राफ इज गिवन। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, अलग अलग चीजें पूछ रहा है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन सबसे पहले याद करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो पूरे मोशन के लिए पहले तो डिस्प्लेसमेंट लिख लें। टाइम तो अपने को दिख ही रहा है कि ये 6 है। डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, इस पूरे का एरिया अंडर कर्व, VT ग्राफ का एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है। यानी कि दिस एरिया, और ये एरिया नेगेटिव है तो ये माइनस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा, पहले मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखता हूँ, 0 से 4 तक के लिए। हो जाएगा हाफ इंटू बेस है 4, और हाइट कितना है भाई 6। ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, और प्लस नीचे वाले का अगर हम लिखेंगे, या इसको सीधे सीधे माइनस करके लिख देता हूँ। माइनस हाफ इंटू बेस कितना है भाई, दिस इज 2, इंटू हाइट कितना है 6। समझ में आई बात। या फिर मैं इसको प्लस करके और यहाँ -6 लिख सकता था। ठीक है, वो कर लो, तुम्हारे मन है। ठीक है, बट मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पर माइनस लिख दूँ और सीधा इसको न्यूमेरिकली ले लूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाला एरिया में से नीचे वाला माइनस करना है। तो कितना हुआ ये, 12 - 6 यानी कि 6 हो गया। तो पहला जो अपना आंसर था वो था एवरेज वेलोसिटी यानी कि डेल्टा एक्स, बेसिकली मैग्नीट्यूड, बाई डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा 6 का चेंज आया पोजीशन में, और टाइम कितना लगा 6, तो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, ये डन हो गया। एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा भाई, अगर VT ग्राफ गिवन है ना, तो इससे अगर मैं स्पीड टाइम बनाऊं तो बस ये वाला मुझे ऐसे पलटना है। ये बन जाएगा अपना स्पीड टाइम ग्राफ, कंप्लीट स्पीड टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, बस इसी की जगह मैं यहाँ पे प्लस कर देता इस वैल्यू को ना, तो मेरा डिस्टेंस कवर्ड मिल जाता। समझ में आई बात। ये एरिया जो मैंने नेगेटिव कवर किया, क्योंकि वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, बट डिस्टेंस तो उतना ही बढ़ा जितना डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। तो डिस्टेंस कितना कवर्ड हो जाएगा, डी हो जाएगा तुम्हारा सिंपली 12 + 6। 12 और 6 कहाँ से आया, ये है 12 ऊपर वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया, और 6 ये वाले का, जो कि अब ऐड हो जाएगा डिस्टेंस के केस में, हो जाएगा 18। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वही चाहिए, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ जाना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट, स्पीड टाइम ग्राफ बना दें। स्पीड टाइम ग्राफ हमने बना दिया, अब मैं दोबारा नहीं बना रहा, बस इसी को पलटना है। ठीक है, बना ही लोगे। चौथा, पोजीशन टाइम ग्राफ। चलो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। हम्म, पहले तो इनिशियल पोजीशन देखो, -4 गिवन है। -4 से ग्राफ चालू होगा, पहली चीज। पहला पार्ट ये है 0 से 2 सेकंड तक का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं ये ग्राफ नीचे ले चलूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अपने को वहीं के वहीं सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, तो 0 से 2 तक में तुम देख सकते हो वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है। यानी कि XT का स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और फाइनल वैल्यू क्या होगी यहाँ तक, ये पूरा एरिया अंडर कर्व मुझे देखना पड़ेगा 0 से 2 तक का, यहाँ तक का। ये एरिया अंडर कर्व कितना आएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 6, यानी कि 6 का। तो -4 से 6 बढ़ चुका होगा, यानी कि यहाँ पर +2 पर कहीं पर होगा पोजीशन। ठीक है, और ग्राफ इनके बीच में कैसा बनेगा, +2 फाइनल पॉइंट होगा एट टाइम +2। ठीक है, और इस पोजीशन में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा पॉजिटिव इंक्रीजिंग वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं। पहले इनिशियल पोजीशन देखा, फिर फाइनल पोजीशन कैसे निकाला अपन ने, इसके एरिया अंडर कर्व से, और फिर उसके बीच में ग्राफ का कैसा बनेगा वो अपन ने इस शेप से प्रिडिक्ट किया, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, यानी कि XT का स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, यानी कि वो ऐसा बनेगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पॉजिटिव डिक्रीजिंग 2 से 4 तक। और यहाँ तक चेंज कितना आएगा, अगेन सेम, क्योंकि ये भी 2 है ये भी सेम है, तो ये चेंज 6 का ही आना चाहिए। तो 2 से 6 का और आगे चला जाएगा, यानी कि कहाँ तक, 8 तक। फाइनल पोजीशन हो जाएगी 8, और टाइम हो जाएगा 4। तो 8 पर पहुंच गया, ये अपना पॉइंट हो गया। वेलोसिटी है कैसी भाई, ये देखो, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, तो मतलब ग्राफ ऐसा दिखेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो भाई, 4 से आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी है आपकी बार नेगेटिव और डिक्रीजिंग।
तो नेगेटिव डिक्रीजिंग होगी, और चेंज कितना आएगा भाई ये देखना, हाफ इंटू बेस अगेन ये 2 ही है, इंटू 2, और हाइट कितना है वही 6 की, तो ये आ जाएगा अगेन 6 का, यानी कि फिर से 2 पर आ जाना चाहिए, -6 का बेसिकली चेंज, क्योंकि ये माइनस है ना, तो नेगेटिव चेंज है। तो वापस से इसको कितने पे आ जाना चाहिए, -6 कम करके, यानी कि वापस 2 पर ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के 6 पर 2 पर आ जाना चाहिए, और ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, सॉरी नेगेटिव डिक्रीजिंग, देखो ध्यान से, वेलोसिटी नेगेटिव डिक्रीजिंग है ना, तो ऐसा बनेगा, ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये अपना एक्सटी ग्राफ कंप्लीट हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इससे क्या चेंज करें भाई बताओ, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब ये तुम खुद सोचो, आई थिंक समझ में आ गया होगा तुम्हें, नहीं तो मैं बनाता हूँ नीचे, नीचे बनाते हैं। एक्सटी ग्राफ गिवन है, डिस्टेंस टाइम बनाना है, तो बहुत आसान है भाई। तो अब अपने पोजीशन टाइम ग्राफ से अपन बनाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एक सेकेंड, डिस्टेंस, अरे क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहली बात ये ग्राफ चालू होगा अपना जीरो से, ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा जीरो से चालू होता है, जीरो से चालू होगा, और बस इसी ग्राफ जैसे ही दिखेगा बट चालू जीरो से होगा। तो अगर ये अपन 4 पॉइंट, सॉरी 4 से शिफ्ट किया है अपन ने, तो ये 2 को भी अपन 4 से ऊपर शिफ्ट करेंगे, यानी कि अब जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा वो 2 + 4 यानी कि 6 का हो जाएगा। तो 6 पर आ जाएगा, मतलब 2 सेकेंड में इसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और ग्राफ दिखेगा बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। फिर अगले 2 यानी कि 4 तक, 2 से 4 तक अगेन वैसे ही है, क्योंकि ये डिस्टेंस था 6 का, तो यहाँ से भी 6 बढ़ेगा, यानी कि 12 हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। तो 4 पर 12 मिलना चाहिए अपने को, और ग्राफ का शेप हो जाएगा कुछ ऐसा सा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, ठीक है, बन गया, अपना ओरिजिन शिफ्ट किया बस और बन गया। इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऐसा ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि पोजीशन अब यहाँ से नीचे डिक्रीज कर रही है, बट क्या डिस्टेंस डिक्रीज करता है, नहीं। तो अपने को क्या करना है, बस इसी पॉइंट से मिरर इमेज लेना है। तो अपना ग्राफ यहाँ से आगे कुछ ऐसा सा चला जाएगा, ठीक है। और ये फाइनल पोजीशन कितनी होगी भाई, क्योंकि ये जितना चेंज आया अपन का, ये 6 का चेंज आया, यही 6 का चेंज ऊपर की तरफ आना चाहिए, तो ये 12 था, तो ये हो जाएगा 18। तो टोटल डिस्टेंस कवर तुम्हारा 18 हो जाएगा, और इस तरीके का तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिखेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं, तो अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बन गया। तो ये क्वेश्चन अपना इसी के साथ कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू -10 मीटर, t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर रहा है, वेलोसिटी इनिशियल भी दे दिया -6। इफ 80 ग्राफ इज शोन, is as shown the velocity of particle at t equal to 2 second, and also find the speed of particle at t equal to 6 second। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, है ना। 2 सेकंड कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 2 सेकंड। तो बेसिकली एरिया अंडर 80 क्या देता है अपने को, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया निकाल लूँ, तो मुझे मिलेगा ये डेल्टा वी फ्रॉम टी इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड्स। तो ये कितना आएगा भाई, देख सकते हो कि ये हो जाएगा 2, और ये है 6, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। क्या ये अपना आंसर है, क्या एट टी इक्वल टू 2 यही वेलोसिटी है, नहीं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, ये तो चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो वी फाइनल हो जाएगी वी इनिशियल, या ऐसा लिख सकते हो तुम, एक सेकेंड, डेल्टा वी जो आया अपना, ये तो है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वी इनिशियल, सॉरी वी फाइनल जो है वो हो जाएगा वी इनिशियल प्लस डेल्टा वी। तो वी इनिशियल कितना था भाई, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, -6 से चालू किया है, तो ये हो जाएगा -6 + 12, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। तो जो अपना वी, सॉरी वी फाइनल निकल करके आया यहाँ से, यानी कि वी एट 2, वो कितना आया, 6 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्टली ये आंसर रिपोर्ट नहीं करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये डेल्टा वी दे रहा है। तो वी इनिशियल में हम इसको ऐड करेंगे तब हमें फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगी, 12 नहीं होगी, 6 होगी, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये अपना एक पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमने तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 6 सेकंड। तो कुछ नहीं है, बस ये वाला एरिया भी इसमें ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 6 - 3 ये 3, और हाइट हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 9 का, ठीक है। तो अब हमारा डेल्टा भी कितना हुआ भाई, पहले वहां से 12 था ही, प्लस ये हो गया अपना 9, और यानी कि 12 9 21 का हो गया, 21 का डेल्टा भी आ गया। तो वी फाइनल वही सिंपली हो जाएगा -6 + 21, यानी कि, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं,
एक सेकंड, क्या किया मैंने? ओए सॉरी, हाँ, डेल्टा भी गलत निकाल दिया मैंने, एक सेकंड। 12+9 थोड़ी होगा, डेल्टा भी फिर से देखो, एक सेकंड। तो डेल्टा वी हो जाएगा फ्रॉम टी इक्वल टू 0 से 3 तक पूछा है ना, ये टी इक्वल टू, सॉरी, टी इक्वल टू 0 से 6 तक पूछा है ना। तो हो जाएगा इस रेक्टेंगल का एरिया, ध्यान से देखना, मैं रेड से शेड कर देता हूँ। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आप 3 तक लेना है, और फिर ये पूरे ट्राइंगल का भी एरिया। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3, पहले 2 था, अब 3 हो जाएगा क्योंकि अपने को पूरा यहाँ तक लेना है। 6 इंटू 3 18, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 6, है ना। तो ये हो जाएगा 18+9, यानी कि 27। और यू इनिशियल कितना था, -6। तो वी फाइनल अपना सिंपली हो जाएगा भाई 27 - 6, यानी कि 21 मीटर पर सेकेंड। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, बस यही था। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए अपने क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग चेक करने वाले पीवाईक्यूज। अब कुछ नहीं, बस जेई मेन, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग चेक करने वाले क्वेश्चंस। अब अपन जेई मेन के पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। इसका फॉर्मेट मैंने वैसे तो मैं पहले बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। 2020 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज जो ग्राफ्स के हैं, वो मैंने तुम्हारे लिए इस पीडीएफ में डाले हुए हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने सारे अलग अलग वीडियोस के साथ सेग्रीगेट कर दिए हैं, काइनेमेटिक्स के सारे टॉपिक वाइज है। तो ग्राफ का ये रहा। इसमें हर टाइप का एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन अपन ट्राई करेंगे कि हम सॉल्व करें। फिर कुछ मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा जिसका टाइप रिपीटेड होगा, बेसिकली उस तरीके का क्वेश्चन हमने क्लास में किया होगा, बट वो तुम्हारा होमवर्क होगा ताकि तुम्हारी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा 2025 के जो स्पेसिफिकली भी वाईक्यूज हैं, वो मैं नहीं करा रहा हूँ अभी। क्यों? उसका रीजन है, कई लोग प्रेफर करते हैं, जो मैंने भी किया था, कि लास्ट ईयर के जेई मेन के पेपर को ही एज अ मॉक टेस्ट दो, है ना। तो वो बेस्ट है, उससे तुम्हें बेस्ट आइडिया लगेगा पेपर का। तो वो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम्हें एज अ मॉक टेस्ट करना चाहिए, तो इसलिए वो क्वेश्चन तुम अभी ना देखो तो अच्छा है, बट इस पीडीएफ में है, अलग कलर से मैंने रख दिए हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चन ब्लैक पे हैं, वो व्हाइट पे मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो चाहे तो तुम उसको छोड़ सकते हो बिल्कुल। अगर तुम्हें एज अ मॉक नहीं देना है, तुम्हें करना है, तो वो मैं तुम्हें 1 मिनट 1 क्वेश्चन के फॉर्मेट में दूंगा। उसकी वीडियो भी आने वाली है बहुत जल्दी। तो 1 मिनट 1 क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाएगा, तो वहां से तुम जाकर के देख सकते हो 2025 के सारे क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के। अभी तो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पीवाईक्यू अपना ही आ गया। फ्रॉम द वीटी ग्राफ शोन, एक सेकंड। From the VT graph shown, the ratio of distance to displacement in first 25 seconds of the motion, ठीक है, मतलब 25 सेकेंड ही है बेसिकली। तो इसमें रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो अपन लिख लेंगे इसी वीटी के अंदर का एरिया, और डिस्टेंस क्या होगा भाई? डिस्टेंस के लिए हमें इस वीटी को पहले स्पीड टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा स्पीड टाइम। और अब ये एरिया, तो ये बनेगा स्पीड टाइम। पहली बात अपने को ये समझ में आई कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है या इक्वल होता है। इक्वल तब होता है जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा हो। बट यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई इस पॉइंट से, तो डायरेक्शन चेंज तो हो रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, फिर इस केस में डी अपॉन मॉड एस इज ग्रेटर देन 1 आना चाहिए यहाँ पर। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, सीधे सीधे डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो तुम ऐसे एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते थे। ये सारी ट्रिक्स हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे। बाकी अगर तुम्हें निकालना है तो निकाल लो। तो एक एक पार्ट का एरिया लिखते हैं। इसका लिखेंगे, कितना होगा, 1/2 × 5 × 10, यानी कि 25। इसका लिखेंगे 5 × 10, यानी कि 50। इसका लिखेंगे, इसका दो पार्ट हो गया। पहले तो ये हो गया 5 × 10 50, प्लस ऊपर वाले ट्राइंगल का कितना होगा ये, 1/2 × 5 × 10, यानी कि 25। और इसका कितना होगा भाई, 1/2 × 5 × 20, यानी कि 50, है ना। तो ये पूरा जोड़ के कितना हुआ भाई, 50, 50, 50, 150, और प्लस ये 200 हो जाएगा, ये सारे जोड़ के। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं पूरा एरिया ले लूँ तो 200 आ रहा है। अब डिस्टेंस में क्या होगा, 200 में ये वाला एरिया अपने को ऐड करना होगा। ये बेसिकली जो एरिया है, बेसिकली डिस्टेंस टाइम के लिए देखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और वेलोसिटी टाइम के लिए देखोगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो कितना आ रहा है पहले तो निकाल लेते हैं ये एरिया। चाहे ये बोल लो, चाहे ये रेड वाला बोल लो, एक ही चीज है। हाफ इंटू बेस कितना है भाई, 20 से 25, यानी कि 5, और हाइट कितना है भाई, 20। तो वही आएगा, 2, और ये तो हो जाएगा 10, 5, 50 हो जाएगा, है ना। तो 200 + 50 हो जाएगा डिस्टेंस, और 200 - 50 हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये आएगा 250/150, यानी कि वही सिंपली दिख ही रहा है कि 50 से ही काट दो तो 5/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी तुम्हारा सही हो जाएगा। बट इसमें करना भी नहीं था क्योंकि अपने आप दिख रहा था, तो तुम इसको ऑप्शन देख करके ही एलिमिनेट करके बढ़ा सकते थे आगे। आगे बढ़ते हैं।
पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू स्टूडेंट्स ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू देयर होम्स आर शोन। अब इसमें बताओ कुछ कुछ चीजें दी हैं, कौन सी चीजें सही हैं। पहला, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल। ठीक है, तो ये स्कूल तो जो है दिख रहा है कि पोजीशन एक्स इक्वल टू 0 पर ही है ना। ठीक है, बट फाइनल पोजीशन देखो, ए की ये आ रही है, अ, ये आ रही है, और बी की ये आ रही है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ए की पोजीशन, जो ये ए का डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स ए, और जो डेल्टा एक्स बी है, साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा एक्स एक कम है, डेल्टा एक्स एक इज लेस देन डेल्टा एक्स बी, साफ साफ दिख रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी से ज्यादा पास, मतलब ए जो है वो स्कूल के ज्यादा पास रहता है कंपेयर टू बी। तो ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल, ये बात एकदम सत्य हो जाएगी, तो ये टिक मार लो। बी लिव्स क्लोजर, ये यहीं से गलत हो जाएगी। ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम। ए को कितना टाइम लगा, आप ध्यान से देखो, ये दोनों सेम लाइन पर है। तो ए को जो टाइम लगा है ना घर आने में, वो ये लगा है, टी ए, है ना। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी को जो टाइम लगा है वो ये है, टी बी। साफ साफ दिख रहा है कि भाई बी को जो है ना कम टाइम लगा है, भले बी दूर है बट देखो बी को टाइम कम लगा है, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा दिख ही रहा है, मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, तो तेजी से गया है, भले ज्यादा दूर है बट जल्दी पहुंच गया है। ठीक है, तो ए को कम टाइम लगा या बी को, साफ साफ दिख रहा है कि बी को कम टाइम लगा है, ए को ज्यादा टाइम लगेगा। तो ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच द होम, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि बी को कम टाइम लगा है, दिख रहा है। ए ट्रेवल फास्टर देन बी, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, दिख ही रहा है साफ साफ कि फास्टर कैसे पता चलेगा, स्लोप से। इसका स्लोप ये है और बी का स्लोप ये है, तो बी का स्लोप ऑब्वियसली ज्यादा है, और वो वैसे भी दिख रहा है कि उसने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो वैसे भी फास्टर है। तो बी फास्टर है, ए स्लोअर है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ए एंड ई तुम्हारे सही होने चाहिए, तो ऑप्शन बी तुम्हारा इसमें करेक्ट हो जाना चाहिए। चलो भाई, ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Given below are two statements, ठीक है, assertion reason format. Area under velocity time graph gives the distance traveled by the body in the given time, बिल्कुल गलत भाई। चेंज इन पोजीशन देता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देता है, ना कि डिस्टेंस, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन टाइम, बिल्कुल सही भाई। चेंज इन वेलोसिटी बहुत जरूरी है, वेलोसिटी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो बोथ में से मतलब पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, तो ये सी ऑप्शन तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देख रहे हो पीवाईक्यूज कितने चिन्ही है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। आओ, मैच द कॉलम। ठीक है, इसका शायद ऑप्शन नहीं, नहीं ये इसी में है। ठीक है, एक एक मैच करा लेते हैं अपन। ठीक है, इसके शायद ऑप्शन थे, मेरे से मिस आउट हो गए। तो पहला है एक्स टी ग्राफ दिया है, उससे अपने को वी टी ग्राफ मैच करना है। तो एक्स टी ग्राफ है, ये देखो, ये कौन सा है भाई, पॉजिटिव इंक्रीजिंग वाला ग्राफ दिख रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीजिंग होनी चाहिए। कौन सा है इसमें से, ये टू वाला दिख रहा है, वेलोसिटी इसमें पॉजिटिव नहीं, हाँ ठीक है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग ही तो है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो ए का अपना हो जाएगा टू ऑप्शन। चलो भाई, ए डन हो गया। बी पर आते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है भाई, ध्यान देखना। नेगेटिव इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है, नेगेटिव इंक्रीजिंग वाला, वेलोसिटी में नेगेटिव इंक्रीजिंग होनी चाहिए, है ना। एग्जैक्टली वो नहीं है क्या, हाँ चलो कुछ और हो सकता है, चलो ये नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ते हैं। थर्ड पे आते हैं। इसमें देखो, यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, यहाँ से नेगेटिव डिक्रीजिंग है। अच्छा, इसका अपन बना ही नहीं सकते ना, ये तो एक्स टी ग्राफ में वैसा दे दिया। ठीक है, कोई नहीं। पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, एक मिनट, नहीं सॉरी सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ यार। इसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट है, यहाँ तक स्लोप इसका जो है पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी बेसिकली पॉजिटिव कांस्टेंट, यहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी होता है। तो बेसिकली इसका तो यही सामने वाला ही दिख रहा है कि कुछ पार्ट के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव कांस्टेंट। तो सी का अपने को दिख गया यहाँ से, क्या है, थ्री वाला। डी की बात करें, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव कांस्टेंट, तो इसका तो ये सीधा वन वाला हो जाना चाहिए, तो डी का वन हो जाना चाहिए। तो अपने आप दिख रहा है जो बचा बी, उसका हो जाएगा फोर। तो यही आंसर होना चाहिए था। चलो, बी से अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे ना, बट बाकी तीन से कर सकते थे, तो अपना ऑप्शन मैच कर जाता। चलो, नेक्स्ट पर आते हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वीएक्स ग्राफ दे दिया, मैंने कहा ना तुमसे कभी कभी वीएक्स पूछता है, और उसमें एक्सेलरेशन पूछेगा भाई। अब एएक्स ग्राफ बनाने को बोल दिया, थोड़ा सा इसने और टफ कर दिया इसको। 2021 में था, अब नहीं आएगा ये, बट चलो बनाते हैं। ए एक्स ग्राफ, नहीं भी कुछ आ रहा हो ना, तो कैसे करना है चलो देखते हैं, बेसिक डेफिनेशन आती हो तो तुम कर ले जाओगे। ए एक्स ग्राफ, अच्छा इसमें बना के दे दिया, हम बनाने जा रहे हैं, अरे ये तेरा। ठीक है, ए एक्स ग्राफ, ये रहा।
एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? वी डीवी बाई डी एक्स होता है। तो इसमें जरा डीवी बाई डी एक्स देखो, पूरे के लिए कांस्टेंट है, डीवी बाई डी एक्स आ जाएगा अपना माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई? माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू वी। समझे बात को? तो अब वी नॉट और एक्स नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू, तो ये एक नेगेटिव कांस्टेंट हो गया पूरा पूरा, इंटू वी, है ना। तो जैसा वी का ग्राफ है ऐसा ही ए का ग्राफ दिखेगा, बस उससे अलग नेचर होगा, क्योंकि इसमें पूरे टाइम ये नेगेटिव स्लोप है, तो वी का स्लोप नेगेटिव होगा, बट एक्सेलरेशन में उसको हम माइनस मल्टीप्लाई, तो पॉजिटिव स्लोप के साथ अपने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ग्राफ अपना ये नहीं हो सकता नेगेटिव स्लोप, ये भी नहीं हो सकता जीरो स्लोप, ये भी नहीं हो सकता जीरो स्लोप, तो कौन सा बचा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव स्लोप वाला। ये अपन ने कैसे किया, समझ में आई बात? एक नेगेटिव वैल्यू से वी को मल्टीप्लाई किया, इसको अगर एक नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसी का मिरर इमेज इस तरीके का तुम्हें देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ, है ना। तो वही तुम्हारा यहाँ पे बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल दिमाग लगाना था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंट बाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन टाइम तो सारे ही अलाउ कर रहे हैं, क्या ये अलाउ करेगा? नहीं ना। ये पॉजिटिव है तो ये कैसे बन गया भाई? इसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट आना चाहिए था। तो ये है, इसके साथ क्या ये वीटी अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है। और ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, तो क्या ये भी अलाउड है? बिल्कुल ये भी अलाउड है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाना चाहिए। इसके नीचे वाला देख सकते हो, ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये गलत हो गया। इस वाले में देख सकते हो, ये ठीक है, यही गलत हो गया, तो बस सही है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज अ शेप ए एम बी, इस तरीके का। व्हाट वुड बी द शेप ऑफ करेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? चलो, यहां से यहां तक इसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, ये कैसा है? ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पॉजिटिव डिक्रीजिंग, यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव डिक्रीजिंग, यहाँ से यहाँ हो जाएगा नेगेटिव इंक्रीजिंग, और ये हो जाएगा पॉजिटिव इंक्रीजिंग। तो यही सारे शेप्स होने चाहिए अपने इस ग्राफ के। एक मिनट, मैंने क्या किया? ये सॉरी सॉरी, अब बंद करते हैं, वैसे मैं भी थोड़ा सा, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन में से अपने को देखना है वेलोसिटी का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, तो इसका स्लोप कैसा है भाई? नेगेटिव वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ तक पूरा ऐसा ही है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा इस पार्ट का जो है नेगेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर एम से लेकर के बी तक जाएंगे अपना, ये पूरा एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन अपना एकदम सही है, दिख भी रहा है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव कांस्टेंट देन पॉजिटिव कांस्टेंट। ये अपना आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद तुम्हारे सारे होमवर्क क्वेश्चन हैं। तो 8वां क्वेश्चन ये रहा, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए फॉलोइंग द ग्राफ वी स्क्वायर एक्स। अच्छा, वी स्क्वायर एक्स ग्राफ दे दिया, ये भी एक पूछ लेता है भैया, ये मैंने तुम्हें नहीं बताया था। वी स्क्वायर एक्स ग्राफ दे दिया, एक्सेलरेशन बताओ, जरा इसका स्लोप लिखना क्या होगा? हम्म अ, चलो, तो वी स्क्वायर एक्स ग्राफ दे दिया, तो इसका स्लोप क्या होगा? डी वी स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना। एक काम करते हैं, इसको डीवी बाई डीवी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, नहीं भी आया तो यही तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पे देख के। तो ये बेसिकली अपना थ्योरी में नहीं कवर हुआ था, बट ये कॉन्सेप्ट यहाँ कवर हो गया वी स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो वी स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू वी रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, तो ये क्या बनेगा? 2v, और फिर बचा क्या? डीवी बाई डी एक्स, है ना। और वी डीवी बाई डी एक्स क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन, तो टू एक्सेलरेशन इसका स्लोप, तो इसका जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू टू एक्सेलरेशन, टू इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप बाई टू। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज स्लोप बाई टू, तो स्लोप लिख लो इस ग्राफ का, कहीं से लिख लो, यहाँ से लिख लेते। तो स्लोप कितना होगा? ये है 80, माइनस ये हो जाएगा 20 इनिशियली, अपॉन टोटल कितना है? 30 माइनस 0, ये बनेगा 60/30, यानी कि 20 का स्लोप आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आएगा 20/2, 20 मत आंसर रिपोर्ट कर देना, क्योंकि एक्सेलरेशन स्लोप बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अपना आंसर होना चाहिए 10। सही किया है। गड़बड़ कर दिया क्या? अरे यार, 60/30 तो 2 हो जाएगा ना, तो ये 2/2 होगा, और एक्चुअली में 1 आंसर आएगा, ठीक है। अब मेरे से सिली मिस्टेक चालू हो गई है, क्योंकि मैं सुबह से इस पे काम कर रहा हूँ, फिर अभी रिकॉर्ड कर रहा था। चलो, लास्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है। इसके बाद अपन
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इसका लास्ट क्वेश्चन ग्राफ का। अब इसमें ग्राफ में तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क छोड़े हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना। सारे अनाउंसमेंट और मटेरियल तुम्हें चैनल पे मिलेगा। ग्रुप में तुम अपने आपस में डाउट्स वगैरह और मेरे से भी डाउट्स अपने डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये तुम्हारा 9 से लेकर के 14 तक तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 6 क्वेश्चन। और उसके बाद अगर तुम चाहो तो ये 2025 वाले भी कर सकते हो। 4 क्वेश्चन इसमें भी आए हुए हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इसको ऐसा मॉक टेस्ट ही दो तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पर अपना आज का काम खत्म होता है। अब इसके बाद जो वेटेज की मैंने तुमसे बात करी थी वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि देखो, वेटेज काइनेमेटिक्स की ओवरऑल 4% के आसपास आती है तुम्हारे जेई मेन में। इस बार भी लगभग लगभग उतनी ही आई है। और उसमें ग्राफ तुम्हारा अगर पिछले 2020 से लेकर के 24 तक का हिसाब लगाएं तो 11% की वेटेज से आ रहा था। और इस साल थोड़ा सा इसमें जंप देखने को मिला है। इसकी जगह से तुम्हारे थोड़े से इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन हटाए गए हैं और ग्राफ के बढ़ाए गए हैं। और ग्राफ तुम्हारा इस बार 21% तक आया है, तो तुम देख सकते हो ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो इसलिए इसको अच्छे से मास्टर करना बहुत जरूरी था। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो डन जरूर कमेंट करके जाना, ताकि मेरे को पता चल सके कि कितने लोग एंड तक वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।